हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके, जो कि है आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग से बहुत सारे डाउट्स बने रहते हैं कि आंसर राइटिंग को कैसे कैरी आउट करा जाना चाहिए, स्टार्ट कैसे करा जाना चाहिए। बहुत सारे मिथ्स बने रहते हैं माइंड में। ठीक है, आज हम सभी को एड्रेस करेंगे और आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली चीज़ों को देखेंगे कि फंडामेंटल्स क्या हैं, एक बेसिक चीज़ हमारे माइंड में क्या रहनी चाहिए जब हम एक आंसर लिखें या हम सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग कभी भी आंसर राइटिंग के लिए अप्रोच करें तो हमें माइंड में क्या चीज़ें लेनी चाहिए, राइट। चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे आपका स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, अगर वहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होता है तो उसमें हमने किस माइंडसेट के साथ उसको अप्रोच करना है। ठीक है, तो मेरा नाम है स्काई एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक। तो आज मैंने कुछ नई चीज़ ट्राई करी है कि मैंने आज हाथ से ही लिखा है और उन्हीं चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। फुल वीडियो मतलब ऐसे ही बनाई हुई है मैंने। तो देखते हैं, अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगा हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा है। एंड वीडियो की किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, बिकॉज आज की जो वीडियो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ मैं। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम बात करें आंसर राइटिंग की, ठीक है, आंसर राइटिंग में आपके मेरे अकॉर्डिंग जितना मतलब मैंने आंसर राइटिंग करी है, जितने मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके रिगार्डिंग आपके 4 पिलर्स हैं। ठीक है, अगर आपके माइंड में ये क्लियर है ना तो आप आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। फर्स्टली, नीड ऑफ योर एग्ज़ाम। ठीक है, सेकेंडली आपका कंटेंट, आपको कितना कंटेंट आपने इनपुट कहाँ करना है। ठीक है, और कंटेंट का भी एक ना टैलेंट होता है। ठीक है, टैलेंट होता है, ये सीखना पड़ता है। ठीक है, एक स्किल होती है ये कंटेंट की कि इंट्रो में हमने कितना कंटेंट डालना है, और सिमिलर कंटेंट होता है उसको हम अलग वे से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो कंटेंट के रिगार्डिंग एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, इन 3 चीज़ों की गेम होती है आंसर राइटिंग में। तो इनको हमने कैसे बैलेंस आउट रख के चलना है। एंड फोर्थ वन इज़ स्पीड, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी सीएससी के जितने भी आंसर्स होते हैं वो आपको 6 to 7 मिनट्स में लिखने होते हैं। बाकी आपके जो अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते होंगे, ठीक है, उनमें भी अगर मार्क्स स्कीम की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, मार्क्स स्कीम को आप कंसिडर करते हुए चलेंगे तो वहाँ पे भी डिफरेंट टाइम्स होंगे कि इतने टाइम के अंदर आप आंसर्स लिख दो। बट आइडियल टाइम माना जाता है 6 से 7 मिनट, बाकी 7 से 8 मिनट वाले टाइम को भी आइडियल ही माना जाता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ 4 पिलर्स हैं। ठीक है, नीड ऑफ योर एग्जाम, कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड स्पीड। ठीक है, तो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं नीड ऑफ योर एग्जाम। अब एग्जाम की नीड को कैसे हम समझेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम की नीड को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हम सिलेबस पे जाएंगे, राइट। सिलेबस को एनालाइज करेंगे, सिलेबस के टॉपिक्स को एनालाइज करेंगे, राइट। जैसे हमारा अगर यूपीएससी स्पेसिफिक बात करूँ, GS1, GS2, GS3। ठीक है, GS1 में आपके 3 पोर्शन आ जाते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद GS2 में आप आ जाएंगे तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ऑल, वेलफेयरिज्म का आ जाता है, वहाँ पे सोशल जस्टिस का आ जाता है पोर्शन, राइट। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस का पोर्शन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद GS3 में आप जाएंगे इकॉनमी, फिर आपका एनवायरनमेंट, फिर इंटरनल सिक्योरिटी, फिर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एंड देन साइंस एंड टेक। ठीक है, तो ये आपको कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, अब वहाँ पर क्या होता है कि उस सब्जेक्ट में देखो, अगर एक सब्जेक्ट को लेके चलेंगे तो उसमें से PhD भी करी जा सकती है। ठीक है, बट हमें PhD नहीं करनी है यहाँ पे, हमें एग्ज़ाम स्पेसिफिक चीज़ लेके चलना है। तो वहाँ पे एक सिलेबस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सिलेबस बताओ क्या करता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। लाइक जैसे मैं यहाँ पे लाइन मारता हूँ, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि यहाँ पे जाओ। ठीक है, बट अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट है इसका, PYQs। अब PYQs ना इस पर एक लिमिट बना देते हैं कि यहाँ तक ही जाना है, राइट। कि अगर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है आपने तो उसको कितना करना है। सिलेबस आपको ये ऐसे बता देगा, जैसे मान लो आप कहीं कहीं रास्ते पे जा रहे हो, वहाँ पे कोई पर्सन चौराहे पे या चौक में खड़ा हुआ है और आप बोलो ये स्पेसिफिक जगह कहाँ पे है, वो ऐसे बता देगा वो वहाँ जाना है। तो सिलेबस इज जस्ट लाइक दैट पर्सन कि वहाँ जाना है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या बोलते हैं, कहाँ तक जाना है, आप कहाँ तक जाके आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ठीक है, कि आपका जो ये है, ये आपको जो आपके PYQs हैं वो आपको एक तरह से लिमिट प्रदान कर देते हैं कि आपने यहाँ तक ही जाना है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर पहुँचने के बाद आपका एक नॉलेज बेस बन जाता है। ठीक है, जब आपने एक डायरेक्शन भी ले ली, फिर आपको लिमिट्स भी पता है, फिर आपका एक नॉलेज बेस बन जाएगा। ठीक है, ये फंडामेंटल्स हैं, इनके बिना अगर आप चलने की कोशिश करोगे तो दिक्कत खाओगे, बार बार दिक्कत खाओगे। ठीक है, तो लिमिट भी तय हो गई। अब इम्प्लीमेंटेशन,
ठीक है, नॉलेज तो गेन कर ली, ठीक है। अब हम ऐसे कह सकते हो, आप आपने इरिगेशन करनी है, आपने अपने टैंक में पानी भर तो लिया, बट इरिगेशन अब किस टाइप से करी जाए कि मेरा पूरा खेत जो है, राइट, वो उसको पानी मिल जाए, ठीक है, और मेरी फसल अच्छे से हो। तो वो कैसे होगी? टॉपर्स कॉपी को एनालाइज करके, ठीक है, खुद आंसर लिखना है, फिर हमें देखना है कि उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, ठीक है, इंट्रो पार्ट में कौन कौन से चीज़ें करी हैं, ठीक है। ऐसे हम अपने एग्जामिनेशन की नीड को समझते हैं, राइट। बाय दिस प्रोसेस वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द नीड ऑफ दैट एग्जामिनेशन, चाहे वो कुछ कोई भी एग्जामिनेशन हो, ठीक है। इन 3 चीज़ों से बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कंटेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। अब कंटेंट में भी ना लोग, मतलब मेरे को नहीं पता, मैंने बहुत बार ऐसी क्वेरीज सुनी हुई हैं, बहुत लोगों की बातें सुनी हुई हैं कि कंटेंट के रिगार्डिंग भी लोगों को मतलब बहुत डाउट रहता है कि स्टैटिक एंड करंट के बीच में हम डिफरेंशिएट कैसे करें। और डिफरेंशिएट भी क्या, जब उनकी कंसोलिडेशन करने आते हैं या जब हम क्वेश्चंस को देते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं जैसे आउट ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब हमने ऐसी चीज़ कहीं नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो वो इसलिए होता है कि क्लैरिटी नहीं होती है माइंड में, हमने चीज़ों को ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करी होती है चीज़ों पे, ठीक है। तो ये जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग का ही नतीजा है कि मैं आप सभी को ये चीज़ें बता पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, आपका एक पोर्शन रहता है स्टैटिक और एक रहता है करंट, ठीक है। तो इन दोनों को भी इन डिटेल में बताने जा रहा हूँ आगे, ठीक है। अब जो आपका स्टैटिक पोर्शन होता है, ठीक है, अब स्टैटिक पोर्शन आपके 3 पोर्शन होता है। जो फैक्चुअल कंटेंट, मतलब वो एक्चुअल में चीज़ है क्या, राइट, उससे जुड़े हुए फैक्ट्स क्या हैं, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हिस्टोरिकली वो चीज़ कैसे इवॉल्व हुई है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका लॉ हो सकता है, वो एज अ हिस्ट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई साइंस की टेक्नोलॉजी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। एंड थर्ड वन इज उसके प्रोज कॉन में भी अंडरस्टैंडिंग बिठाना कि एक्चुअल में वो चीज़ कहाँ तक वैलिडेट कर पाती है इंफॉर्मेशन, और उस इन्फॉर्मेशन में से भी क्या कोई आर्गुमेंट बन सकता है। क्योंकि आपने यूपीएससी सीएससी का पैटर्न देखा हो या आप स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के पैटर्न्स को देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको कोई डायरेक्ट नॉलेज तो पूछी नहीं जा रही है कि आप ये बता दो कि इस ईयर में क्या हुआ था, उस फलाने ईयर में क्या हुआ था। अब ये पूछा जा रहा है उस फलाने ईयर में ये चीज़ करने का रीज़न क्या था, वहाँ की जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज क्या थे, ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब आपको थाली में परोसी हुई चीज़ नहीं मिलेगी, तो वो कैसे होगी, जब हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रखी होगी, एक्चुअल में उस चीज़ पे काम कर रखा होगा, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक पोर्शन होता है 2 तरह से, बेसिक्स एंड एडवांस, ठीक है। अब बेसिक्स क्या कौन सा होता है, अब बेसिक्स और एडवांस में भी बहुत लोग ना वो करते हैं, क्या बोलते हैं उनको, डाउट्स होते हैं, ठीक है। डाउट्स कैसे, अब बेसिक्स का मतलब ज़्यादातर लोग बताओ क्या समझते हैं, एनसीईआरटी, बस एनसीईआरटीज कर ली, एनसीईआरटीज बेसिक्स हैं। अरे बेसिक्स इन द सेंस कि आपको नॉर्मल नॉलेज है चीज़ों के बारे में, ठीक है। अब आप नॉर्मल अगर मैथमेटिक्स की अगर बात करें, ठीक है, आप एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न आप बहुत अच्छे से कर पाते हो, ठीक है, मतलब आप बेसिक्स जानते हो मैथमेटिक्स के, ये बेसिक्स होते हैं, ठीक है। और एडवांस लेवल के क्या, आप इंटीग्रेशन कर पा रहे हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस कर पा रहे हो, प्रोग्रेशंस अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो आपका हो गया एडवांस लेवल, ठीक है। बेसिक्स हैं कि आप उस स्पेसिफिक टॉपिक की बेसिक चीज़ों को समझते हैं। जैसे आप बायोडाइवर्सिटी के बारे में, बायोडाइवर्सिटी को समझने के पहले एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा, इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, ये आसपास की चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी तो एक तरह से बाद में जाके पता चलेगी ना, बट उसके अगर बेसिक्स ही नहीं क्लियर होंगे एंड हम डायरेक्टली एक चैप्टर उठा ले रहे हैं, ठीक है, एडवांस लेवल का, तो हमें समझ नहीं आएगा। तो जो इन्फॉर्मेशन है किसी टॉपिक के रिगार्डिंग एकदम बेसिक लेवल से जो है वो बेसिक्स हैं आपके। आप किसी बुक या किसी भी चीज़ पे रिलाई मत कीजिए उस चीज़ के लिए कि ये बुक मैंने पढ़ ली तो मेरा बेसिक हो जाएगा, नहीं। टॉपिक स्पेसिफिक, और उस पर भी क्या, ये बात आ जाती है आपकी सिलेबस स्पेसिफिक और पीवाईक्यू स्पेसिफिक। नॉलेज हमें गेन करना है, चाहे वो बेसिक्स हो चाहे वो आपका एडवांस लेवल की हो। अगर हम इस वे से रेडी कर रहे हैं तब हम अपने स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और वो लॉन्ग टर्म तक अपने माइंड में रह पाएगा, ठीक है। और हमारे पास ना फिर कंटेंट की कमी नहीं रहेगी। अब पूछा किस किस चीज़ से, अगर मैं स्टैटिक पोर्शन की अगर बात करूँ, फैक्चुअल कंटेंट पूछ लेगा वो, ठीक है, वो चीज़ है क्या,
ठीक है। अब उसके हिस्टोरिकली उसको कनेक्ट करके उसके जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पूछ सकता है, इकोनॉमिक सिचुएशन पूछ सकता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई डिसीजन लिया हो या कोई वॉर हुई हो उसके बारे में पूछ सकता है, अगर मैं हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ। अब करंट सिनेरियो में भी वो जिस तरह से चीज़ें इवॉल्व होती आई हैं उसके कंटेक्स्ट में पूछ सकता है, ठीक है। प्रोज कॉन्स तो हर चीज़ के पूछे जाते हैं और हर चीज़ के प्रोज कॉन्स होते हैं, ये नहीं होता कि कोई भी चीज़ होती है उसको बस फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है, ठीक है। तो उन चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे तो आप स्टैटिक पोर्शन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। फिर आपके पास स्टैटिक पोर्शन में कंटेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं रहने वाली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं करंट पोर्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। अब करंट पोर्शन में हमने क्या देखना होता है, लोग ना बहुत पागल हो रखे हैं कि इस चीज़ के लिए क्या मतलब करंट के टॉपिक्स, करंट अफेयर मैगजीन, PD365, ये करना है वो करना है, ऐसे करना है वैसे करना है। यार न्यूज़पेपर खोलो, रोज़ के इशू देखना स्टार्ट कर दो, इश्यूज़ क्या क्या चल रहे हैं आसपास, ठीक है, और उनका सॉल्यूशन क्या निकाल पा रहे हैं लोग, ठीक है। बाकी उसी के रिगार्डिंग, उसी इशू के रिगार्डिंग प्रोज कॉन्स होते हैं, कुछ उस इशू का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, कुछ उस इशू का फैक्चुअल कंटेंट होता है, ठीक है। बट जो करंट और ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, बट जो करंट सिनेरियो में देखने वाली बात होती है वो जस्ट इशू होता है कि वो परफेक्ट इशू कैसे इवॉल्व कर रहा है, उसको एनालाइज करो, उस चीज़ को देखो वो कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। अब जो आपका वे फॉरवर्ड होता है, ठीक है, वो आप कितने तरीक़ों से निकाल सकते हो, जो वे फॉरवर्ड सकते हो। एक तो पर्सनल ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, आप बैठ जाओ, चीज़ों को सोचो कि किस वे में, मतलब ऐसे न्यूट्रल वे में सोचा, ये नहीं कि क्रिटिक लेके माइंड में सोच रहे हो या आप अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हो, तब कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। आपकी एक पर्सनल आइडियोलॉजी है कि ये चीज़ तो ऐसी गलत है, ऐसी कैसे गलत है, एथिकली आप बोलो, लीगली या और चीज़ों को मिला के अगर कोई चीज़ गलत साबित हो रही है तब तो वो हो रही है, राइट। बट अगर मैं अपने बेसिस पे किसी चीज़ को गलत बोले जाऊँ तो वो चीज़ सही है। ब्रेनस्टॉर्मिंग भी एक प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए एक्चुअल में, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की नीड को अंडरस्टैंड करके। और नीड कैसे समझ आएगी, जब हम टॉपर्स कॉपी को देखेंगे, PYQs को देखेंगे, सिलेबस को देखेंगे, राइट, तब हम अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाएंगे। बट अगर हम अपना ही माइंड चलाए जा रहे हैं फिर तो भाई लॉसेस तो हमें उठाने पड़ेंगे, हमारी जगह लॉसेस कोई और नहीं उठाने वाला, ओके। एंड सेकेंडली एक्सपर्ट्स ओपिनियन। अब एक्सपर्ट्स ओपिनियन हमें कहाँ पे मिलते हैं, राज्यसभा टीवी की जब हम डिबेट्स देखते हैं, ठीक है, आपका पर्सपेक्टिव पोर्शन आता है, आजकल तो संसद टीवी पे आता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चले जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स आगे अपनी चीज़ों को बताते हैं। फिर अगर आप बात करें एडिटोरियल्स की बात करते हैं, एडिटोरियल्स में बहुत सारी चीज़ एक्सप्लेन करी जाती हैं, ठीक है। और एडिटोरियल कोई नॉर्मल इंसान तो लिखता नहीं, IAS ऑफिसर्स लिख रहे हैं, मिनिस्ट्री के डिफरेंट लोग लिख रहे हैं, बहुत मतलब उनके एक्सपीरियंसेस को अगर आप डेली के बेसिस पे पढ़ने बैठ जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि उनके सॉल्यूशंस बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, और वो होंगे भी क्योंकि उन्होंने एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री में, एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में 20-30 साल का एक्सपीरियंस है यार उनका। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सॉल्यूशंस तो उनके पास हो गई। एंड हम अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी चीज़ों को एक्सपर्ट ओपिनियन के ज़रिए हम उसको बहुत अच्छे से इवॉल्व कर सकते हैं, ओके। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो डिस्कशन क्या होता है। अब जैसे मान लो आपने सारी चीज़ें कर ली, ठीक है, आप हर किसी को सुन रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, तो आपकी जो पीयर ग्रुप होता है, ठीक है, मतलब जो भी आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और नॉर्मली लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने लगो कि जो एज अ सिटीज़न, ठीक है, कोई पर्सन इस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है, सुनो उनको बातें सुनो कि वो कितने अवेयर हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग कितना अवेयर हैं, वो इकोनॉमिकल चीज़ों के रिगार्डिंग कितने अवेयर हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, आप अपनी थॉट प्रोसेस को इवॉल्व करोगे, आप में माइंड में मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग आ जाएगी। आप किसी चीज़ को सिर्फ एक डायमेंशन से नहीं देखोगे, राइट। कोई चीज़ चल रही है वो आप सिर्फ एक डायमेंशन से, एक चीज़ एक तरह से देख के उसको अप्लाई करे जा रहे हो, नो, आप उसको हर तरह से देख पाओगे। अगर आपने ये 3 चीज़ें करी हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना सीख गए हैं, एक्सपर्ट्स ओपिनियन को एडमायर करना सीख गए हैं, और आप छोटे छोटे डिस्कशंस करते रहते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बंदा आपकी बात नहीं मारा तो आप लड़ने लग पड़ो, नो, सुनो, ऑब्जर्व करो, राइट, रिएक्ट लेस, ऑब्जर्व मोर, ठीक है। जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं ना वो हमें बहुत हेल्प करती हैं अपनी सोसाइटी को समझने के लिए, आसपास की चीज़ों को समझने के लिए, ओके। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, ठीक है। स्ट्रक्चर में आपके 3 पोर्शन होते हैं। आई होप यार मैं आप सभी को सेटिस्फाई कर पाया हूँगा, बट अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 पोर्शंस होते हैं आपके स्ट्रक्चर में।
इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन कैसी कैसी चीज़ें हो सकती है, कौन कौन से उसके बेसिक्स हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं यार। अगर इन चीज़ों को हम एडमायर नहीं करेंगे तो मतलब हम कहीं ना कहीं आंसर्स गलत भी लिख सकते हैं, और मतलब कहीं हमारा स्ट्रक्चर नहीं सही होगा, कहीं और चीज़ें सही नहीं होंगी। ठीक है, अगर मैं यूपीएससी सीएससी के रिगार्डिंग बात करूँ, ठीक है, तो वहाँ पे एक टाइप का क्वेश्चन आता है, एक इस टाइप का क्वेश्चन है कि उसमें 150 वर्ड्स होते हैं 10 मार्क्स के। ठीक है, और उसमें 2 पेजेस दिए जाते हैं। ठीक है, अब कई लोगों को ना इस चीज़ में बहुत डाउट होता है कि ये जो छोटा सा पोर्शन है ये वाला, राइट, इसकी क्या मतलब विड्थ है, क्या है क्या नहीं, बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है। तो भाई A4 साइज शीट होती है ये। ठीक है, ये होता है 1 इंच। ठीक है, 1 इंच दोनों साइड से मोड़ लो, बस, ज़्यादा सोचने भिड़ने की ज़रूरत नहीं है, उस पर आंसर लिखना शुरू कर दो। ठीक है, और एक दूसरा टाइप होता है, उसमें होता है 250 मार्क्स के क्वेश्चन, 250 वर्ड्स का क्वेश्चन होता है और 15 मार्क्स का, उसमें 3 शीट्स दी होती हैं। तो आपको इसमें ना एक तरह से जजमेंट बिठानी होती है कि मैंने इंट्रो कितना निकलना है, उसके बाद बॉडी आ जाएगी, बॉडी आ जाएगी, ये भी बॉडी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने वे फॉरवर्ड भी देना है। ठीक है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग बिठानी पड़ेगी। ठीक है, कि आपने उसको कैसे कैरी आउट करना है। ठीक है, इसके बारे में भी हम सेशन लेंगे, बट आज मैं सिर्फ फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि कौन कौन से फंडामेंटल्स है, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, राइट। अब मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन के पोर्शन में। अब इंट्रोडक्शन अगर हम सिनेरियोज देखें तो 2 हो सकते हैं, एक तो कंटेंट के वे में हो सकता है और एक स्ट्रक्चर के वे में हो सकता है। पहले तो मैं कंटेंट के वे में बता देता हूँ कि हम किसी भी क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं, कोई भी पोर्शन हो, कुछ भी चीज़ हो, उसकी डेफिनेशन उसको एक्सप्लेन करके। सेकंड वन, उसके रिलेटेड कोई भी करंट डाटा, क्योंकि करंट से करंट लगता है, एक टॉपर हैं उन्होंने ये चीज़ बोली थी, गौरव बुडानिया सर। ठीक है, करंट से करंट लगता है तो आप डाटा भी वहाँ पे पुट कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट हो, आप आर्ग्यूमेंट से भी उस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो, या आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन में कैसा आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, उस आर्ग्यूमेंट को सेटिस्फाई करते हुए आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो थोड़ी बहुत। ठीक है, और इंट्रोडक्शन जो होती है वो आपकी 2 या 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप 2-3 लाइन में उनको एक्सप्लेन करो एंड अपने नेक्स्ट चीज़ पे बढ़ो। ठीक है, बॉडी में आप चलिए, उसका काम करिए। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे मेंशन करोगे उसको अंडरलाइन ज़रूर करना है। ठीक है, अंडरलाइन करोगे तो एग्जामिनर को देखने में भी सही लगेगा कि हाँ, पर्सन ने जो चीज़ एक्सप्लेन करी है उनको वो अंडरलाइन भी करता चला है। ठीक है, तो और ये चीज़ हमने एग्जामिनर का काम भी आसान करना है कि उसका मेन चीज़ पहले सामने दिखे। ठीक है, और जो आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है ना, वो पैराग्राफ फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है, उसमें हमने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करनी, मतलब लाइन्स, सीधी लाइन्स लिखनी है पैराग्राफ फॉर्म में। ठीक है, उसमें हमने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करनी है। और अगर आप स्टार्टिंग में चीज़ें लिखनी शुरू करते हो तो बहुत अजीब सी लगती है, जैसे इंट्रो दे दो कि वो क्या है क्या नहीं है, इन तीन वजह से बस हो जाता है काम, उसमें ज़्यादा एक तरह से एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। बात करते हैं बॉडी की। अब बॉडी का जो कंटेंट होता है यार, कंटेंट टोटली डिपेंड करता है डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस। हम ये नहीं बोल सकते कि वहाँ पे डेफिनेशन जाएंगी, वहाँ पर यही स्पेसिफिक कंटेंट जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जैसे क्वेश्चन की डिमांड होगी उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, इसका एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है स्ट्रक्चर, बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब बॉडी का स्ट्रक्चर 3 टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, एक तो टाइटल, कि आपने पैराग्राफ के स्टार्टिंग में या पॉइंट के स्टार्टिंग कोई एक्सप्लेन करो, उसका टाइटल दे दिया कि ये इस चीज़ के बारे में। ठीक है, और वो बस आप टाइटल के फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करो चीज़ों को, या तो आपका सीधा पॉइंट फॉर्म में। अब पॉइंट फॉर्म में भी क्या होता है, मतलब आप डायरेक्ट छोटे छोटे पॉइंट लिख रहे हो या आप पूरे पैराग्राफ बना के पॉइंट लिख रहे हो, 1 2 3 4 ऐसे करके लिख रहे हो। ठीक है, और एक होता है डायरेक्टली पैराग्राफ फॉर्म। पैराग्राफ तो एक बहुत कॉमन फॉर्म है, ज़्यादातर लोग पैराग्राफ में लिखते हैं, बट जो एग्जामिनर होते हैं वो पॉइंट फॉर्म्स को ज़्यादा एडमायर करते हैं, टाइटल फॉर्म को ज़्यादा एडमायर करते हैं। ठीक है, और ये अंडरलाइन वाला पोर्शन तो हर जगह पे रहेगा। ठीक है, बट इन तीनों में, ठीक है, क्योंकि अब कंटेंट एक्सप्लेन करना इन तीनों वजह से ही हो सकता है। ठीक है, बट इन तीनों को सप्लीमेंट करा जा सकता है पॉइंट्स के साथ। अगर हमने कोई चीज़ एक्सप्लेन करी है तो उसको सप्लीमेंट भी करा जा सकता है। वो किस किस चीज़ से सप्लीमेंट करा जा सकता है वो मैंने आगे मेंशन करा कि आप कोई डायग्राम बना सकते हो, मैप बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो, स्पाइडर डायग्राम बना सकते हो, ट्री डायग्राम बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, ब्रांच डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि मैंने जैसे इनको बोल दिया, मैंने आगे बताया हुआ है कि होती कैसे हैं। ठीक है, और आप एग्जाम में भी एज इट इज़ इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं डायग्राम के। डायग्राम तो आपको यार सिंपली पता होगा कि सबडक्शन जोन की डायग्राम बनानी हो। ठीक है, तो ऐसे एक पोर्शन है, ये प्लेट यहाँ पे जा रही है। ठीक है, यहाँ पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये सीधी है, तो ये सबडक्शन जोन बन गया। ठीक है, ये डायग्राम होगी, मतलब ऐसे
आप बना के कोई भी डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। ये तो आपकी डायग्राम हो गई। मैप का आपको पता है, इंडिया का मैप बनाना है या वर्ल्ड का मैप बनाना है या किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन का मैप बनाना है, तो आप उस स्पेसिफिक लोकेशन स्पेसिफिक चीज़ को आप नहीं बताना हो तो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद होता है ये फ्लो चार्ट। ये जो चीज़ें लिख रखी हैं ये फ्लो चार्ट है, ठीक है। ये जो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं मैंने, ये आपको मैं बताता हूँ। मेरे को इसको रब कर लेने दो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या है, आपकी कोई चीज़ ओरिजिनेट हो रही है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद वो प्रोसेस में जाते हुए यहाँ पहुँची, कुछ बना उसका, राइट, मान के चलो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात है, ठीक है। नॉट इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे मतलब वाटर मोशन की बात है, ठीक है। वाटर मोशन से वहाँ पे एक आप बोल सकते हो कुछ उन्होंने व्हील सा लगाया, उसके बाद वो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट, मैकेनिकल के बाद वहाँ पे इलेक्ट्रिकल यहाँ पे जनरेट हो गई, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल का यूज़ मान लो इरिगेशन के लिए भी करा जा रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए भी करा जा रहा है या कहीं और भी करा जा रहा है। तो ऐसे आप ऐसे एक प्रोसेस में चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे भी गया, यहाँ पे भी चीज़, यहाँ पे भी चीज़ एक्सप्लेन हुई, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट का काम होता है। आप नहीं तो यही इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए आपको देखो कितना ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, कितने वर्ड्स और ऐड ऑन करने पड़ते हैं, बट इस चीज़ से आप बहुत आसानी से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पाइडर डायग्राम, तो जैसे मैंने ऊपर कंसेप्ट एक्सप्लेन किया वो भी स्पाइडर डायग्राम का ही वो है, एग्जाम्पल है, ठीक है। और अगर स्पाइडर डायग्राम को भी मैंने और डेप्थ में एक्सप्लेन करना हो तो ये आपका मेन टॉपिक आ जाता है। मेन टॉपिक के बाद जैसे जैसे ये देखिए मैंने लाइनिंग बनाई हुई ना, ये 3 लाइनिंग बनाई, उसके बाद सब टॉपिक्स आ जाते हैं। सब टॉपिक्स के बाद उनके पॉइंट्स आते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है। अब उस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए जो भी हम कुछ डालें, जैसे और सब पॉइंट्स डालेंगे, डाटा डालेंगे, आर्गूमेंट डालेंगे या कुछ भी डालेंगे, ठीक है, वो आगे लिख सकते हैं। तो ये एक तरह से पूरा का पोर्शन स्पाइडर डायग्राम के अंडर आ जाता है, इसको हम स्पाइडर डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। इससे हम चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट हमें इसको ज़्यादा मैसी नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादातर आप पॉइंट्स तक ही रहें, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट वैसे एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ उसके आगे और भी लिख सकते हो, बट पॉइंट्स तक ही रहो। चीज़ों को थोड़ा कंसाइज रखने की कोशिश करो और साफ लिखने की कोशिश करना। ये ना हो कि आप स्पाइडर डायग्राम बना के आ जाओ और एग्जामिनर को कुछ समझ ही ना आए, ठीक है। तो वो भी देख सकते हो, बट ये भी एक वे है चीज़ों को एक्सप्लेन करने का, ठीक है। उसके बाद ये ट्री डायग्राम तो यार बहुत लोग मतलब यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेन टॉपिक, उसके बाद सब टॉपिक आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद पॉइंट्स आ जाते हैं, फिर वही सेम चीज़ें, बट ये ऐसे इस प्रोसेस में चलता है। मेरे से आई थिंक वो बना नहीं है सही से, तो मतलब ऐसे आगे और इसकी और ब्रांचेज आ जाती हैं, फिर इसकी और ब्रांचेज आ जाती हैं, इसकी और ब्रांचेज आ जाती हैं, ठीक है। तो ये ब्रांच फॉर्म में आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आपका हो जाता है ट्री डायग्राम, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। उसके बाद आप ग्राफ्स यूज़ कर सकते हो, ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आपने कंपैरिजन, ग्रोथ का कंपैरिजन करना हो या कुछ भी करना हो, ठीक है, तो आपके ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपने कभी मंथली मैगजीन आप डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की देखेंगे तो वहाँ पे भी ऐसे ग्राफ्स बनाए होते हैं, ऐसे ग्राफ्स बनाए होते हैं किसी चीज़ को बताने के लिए, ठीक है। और अगर आपने रिसेंटली मेरी लास्ट वीडियो में देखा हो तो वहाँ पर आपके जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करे हुए हैं, ठीक है, तो उसमें भी ऐसा डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप डायरेक्टली एग्जामिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग था, ठीक है। तो ऐसे आप कहीं पे भी आपने यूज़ करना तो आप इस चीज़ को भी कर सकते हैं यूज़। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रांच डायग्राम। तो ये डायग्राम तो मेरी पर्सनल फेवरेट भी है, मतलब ये मैं भी यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मतलब इसको अप्लाई करना, ये और एक फ्लो चार्ट वाली, ठीक है, वो मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। वो बहुत आसानी से मतलब आप किसी भी कॉन्टेंट में उसको चेप सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे कोई मेन टॉपिक लिख दिया, उसके बाद ये चीज़ लिख दी, सब टॉपिक्स के लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद उस पर आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, पॉइंट बनाना है, कुछ भी बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बट इसमें क्या होता है ना, आपकी स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए इस वाले स्पेसिफिक टॉपिक में। अगर आपकी स्पेस मैनेजमेंट अच्छी है ना तो आप उस कंटेंट को उस स्पेसिफिक प्लेस में बहुत अच्छे से रख पाओगे, ठीक है। बट स्पेस मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर दिक्कत आती है, ठीक है। तो अभी के टाइम के लिए मैं जितनी चीज़ें जानता था एक्सपेरिमेंट्स के रिगार्डिंग तो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। बाकी कोई और वे हो तो वो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वे फॉरवर्ड कैसा होना चाहिए। पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। 2 और 3 लाइंस में वे फॉरवर्ड होना चाहिए, ज़्यादा 4-5 लाइन में हो सकता है, ठीक है। बट वे फॉरवर्ड को जितना छोटा हो उतना रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। और हमेशा यही कोशिश करनी है जब आप आंसर राइटिंग करो कि चीज़ों को कम से कम लफ्ज़ों में आपने